नमस्कार दोस्तों। शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को हत्या के बाद उनकी बेटी शेख हसीना वाजेद ने 1996 और बाद में 2009 में बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाली और 5 अगस्त 2024 को भारत में पनाह लेने से पहले 20 साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर राज किया। अप्रैल 2026 के पहले होने वाले चुनावों से तो मोहम्मद यूनिस सरकार ने अवामी लीग को पहले से ही बेदखल कर दिया है और उसके यूथ विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान कर दिया है। क्या इलेक्शंस के 3-4 साल में जनता एंटी एस्टेब्लिशमेंट रुख अपनाएगी और बीएनपी, जमात इस्लामी और एनसीपी के खिलाफ हो जाएगी और अवामी लीग को और शेख हसीना को वापस बांग्लादेश की सत्ता सौंपेगी? आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1949 में ईस्ट पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के नाम से बनी पार्टी का 2025 के बांग्लादेशियों के दिलों में कितनी जगह बची है। क्या मोहम्मद यूनुस के लिए या स्टूडेंट लीडर्स के लिए या बेगम खालिदा जिया के लिए शेख हसीना की हस्ती को मिटा देना या बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से उनका नामो निशान को कुरेद देना उतना ही आसान होगा जितना हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में योगदान को मिटा दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में कि अवामी लीग की बांग्लादेश के अवाम के बीच जड़ें कितनी गहरी हैं। बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम को लेकर अप्रैल 2018 में एक पीसफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू होता है। स्टूडेंट्स के मुताबिक शेख हसीना की रूलिंग पार्टी अवामी लीग कोटा सिस्टम के जरिए अपने लॉयलिस्ट को फायदा पहुंचा रही थी। ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस में तब्दील हो जाते हैं और वो हसीना पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हसीना एक डिक्टेटर की तरह डिसेंट को, विरोध को कुचल रही है, सप्रेस कर रही है। शेख हसीना स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को बंद करा देती हैं, लेकिन प्रोटेस्ट थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि गवर्नमेंट जॉब में सारे कोटास जो उस समय तकरीबन 56% थे को हटा दिया जाए। खासकर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिलने वाले 30% कोटा से उनको सख्त नफरत थी। सिचुएशन तब और खराब हो गई जब फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल इकबाल करीम भुइयां ने प्रोटेस्ट को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और ट्रुप्स विड्रॉल के लिए आवाज उठाई। शेख हसीना के एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक लूज स्टेटमेंट से एक शांतिपूर्ण छोटे लेवल का प्रोटेस्ट एक मूवमेंट में तब्दील हो गया। 10 जुलाई 2024 को चीन की अपने ट्रिप को अधूरा छोड़कर बांग्लादेश वापस लौटी शेख हसीना जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार द्वारा जॉब्स और रिजर्वेशंस के ऊपर पूछे गए सवाल का जवाब देती हैं और कहती हैं कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रन को कोटा दिया जाना चाहिए। रजाकार से उनका मतलब 1971 के पाकिस्तानी कोलैबोरेटर्स से था, उन लोगों से था जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का 1971 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में साथ दिया था। তাদের স্লোগানটা কি? তারা রাজাকার, তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, তোমার বাবা আমার বাবা রাজাকার রাজাকার। তার মানে তারা নিজেদেরকে রাজাকার হিসেবে পরিচয় দিল। আমি তো তাদের রাজাকার বলিনি। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में इस बयान ने एक चिंगारी का काम किया और ये एक शोले में तब्दील हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों में स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज की डॉर्मेट्री से स्लोगन लगाते हुए बाहर आने लगे। हु आर यू, हु आर यू, आई एम रजाकार, आई एम रजाकार, के तुमी आमी रजाकार। राजाकार शब्द को बांग्लादेश में काफी डेरोगेटरी माना जाता है। राजाकार उन गद्दारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। स्टूडेंट्स ने अपने को रजाकारों की औलाद बताने के लिए शेख हसीना की सरकार पर तंज कसा और स्लोगन आगे बढ़ाया।
सेज हु द गवर्नमेंट द ऑटोक्रेट। मिलिट्री चीफ द्वारा रिजाइन करने की एडवाइस देने पर शेख हसीना कहती हैं, शूट मी बरी मी हियर इन गन भवन। 5 अगस्त 2024 की सुबह शेख हसीना रिजाइन कर देती हैं और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर M17 द्वारा अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से तेजगांव होते हुए अगरतला के लिए उड़ती हैं और वहां C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से भारत के लिए भाग जाती हैं और दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर उतरती हैं। अगरतला से बांग्लादेश एयरफोर्स फ्लाइट AJAX 1431 कोलकाता की तरफ उड़ा और डिटूर लेते हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तरफ मुड़ गया, क्योंकि पायलट्स कम से कम समय बांग्लादेश एयर स्पेस में रहना चाहते थे। फ्लाइट को एक ट्रेनिंग फ्लाइट करके लॉक किया गया था और वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स द्वारा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस गण भवन में घुसने से केवल 30 मिनट पहले टेक ऑफ कर गया। जहाज के ट्रांसपॉन्डर्स जो कि लोकेशन और ऑल्टीट्यूड और स्पीड ट्रांसमिट करते हैं को तब तक ऑन नहीं किया गया जब तक वो बेमैक में इंडियन एयरस्पेस में नहीं घुस गया। इंडियन एयरस्पेस में घुसते ही एयरक्राफ्ट सडनली रडार पर दिखाई देने लगा। 1971 में हुए कत्लेआम के बाद यह बांग्लादेश का दूसरा भीषण सिविल अनरेस्ट था, जिसमें कहा जाता है कि 1000 लोगों की मौत हो गई। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 में भारत भागने के बाद नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया, जिसमें स्टूडेंट लीडर्स नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद खास एडवाइजर्स थे। इन दोनों ही स्टूडेंट लीडर्स को शेख हसीना की पुलिस ने अरेस्ट और टॉर्चर किया था। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश की जमाते इस्लामी स्टूडेंट्स विंग ICS यानी कि इस्लामी छात्र शिविर के पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी से काफी गहरे संबंध रहे हैं। ISI ने ढाका, चिटगांव, सिलहट, राजशाही और जहांगीर में काफी स्टूडेंट्स को रिक्रूट और रेडिकलाइज किया है। इसने ICS की फंडिंग भी करी है और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन भी किया है। अवामी लीग का बांग्लादेश की अवाम में पकड़ को जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने तो पलटने ही पड़ेंगे। 1970-71 के दौरान वेस्ट पाकिस्तान का पंजाबी बोलने वाला और उर्दू बोलने वाला मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान का बंगाली बोलने वाले मुसलमान के साथ भेदभाव करने लगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगा। दोनों पाकिस्तानों के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर थी और लैंग्वेज के अलावा इनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट थी, इनका इतिहास बिल्कुल डिफरेंट था। ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा होने के बावजूद पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में, इनकी पुलिस फोर्सेस में, इनकी आर्मी में, इनकी मीडिया में वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबियों का बोलबाला था और ईस्ट पाकिस्तानी अपने को अलग थलग महसूस करने लगे। 1948 और 1952 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी कर दी और यह बात बंगाली बोलने वाले ईस्ट पाकिस्तानियों के गले से नीचे नहीं उतरी और एक लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हो गया। 21 फरवरी 1952 को कई स्टूडेंट्स इस मूवमेंट में मार दिए गए। ईस्ट पाकिस्तान जूट के व्यापार से पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स था, लेकिन जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आती तो पाया गया कि 1947 से 1970 तक वेस्ट पाकिस्तान को 70% डेवलपमेंट फंड्स दिए गए, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी। तो उनके साथ जो आपके साथ एक मुल्क में रहे हैं, जो जिन्होंने आपके साथ एक जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, जो अब तक मुसलमान हैं और मुसलमान रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूं, आप फैसला करें उनके साथ आप किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं। आज ढाका, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে
করতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আত্ম অধিকার চায়। 1970 के जनरल इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को ईस्ट पाकिस्तान में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल होती है और वह नेशनल असेंबली की 162 में से 160 सीट्स जीत जाती है और पाकिस्तान पार्लियामेंट की 313 सीट्स के हाउस में मेजॉरिटी में आ जाती है। अब कायदे से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनाना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो अवामी लीग को यानी कि ईस्ट पाकिस्तानियों को सत्ता हैंडओवर करने से साफ इनकार कर देते हैं और डेमोक्रेसी का कत्ल हो जाता है। जब ईस्ट पाकिस्तानी अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करते हैं तो 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को उनके धान मंडी रेजिडेंस ढाका से बंदी बनाकर वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है और पहले फैसलाबाद और फिर मियांवाली जेल में ठूंस दिया जाता है। पाकिस्तान 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर देता है। पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तानियन के आंदोलन को कुचलने के लिए ढाका में हजारों स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल्स और सिविलियंस का कत्ले आम कर देती है। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं और शुरू हो जाता है बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का एक टेलीग्राम जारी कर दिया था, जिसे चिटगांव के रेडियो स्टेशन से मेजर जियाउर रहमान ने ब्रॉडकास्ट किया। 17 अप्रैल 1971 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का इन एग्जाइल मुजीबनगर शहर में गठन होता है और मुक्ति बाहिनी बनाने का अनाउंसमेंट होता है। मुक्ति बाहिनी आजादी पाने का लिए एक आर्म्ड रेजिस्टेंस था, जिसमें सिविलियंस, स्टूडेंट्स और ईस्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस से भागे हुए सिपाही शामिल थे। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा जेनोसाइड इतना बढ़ जाता है कि 10 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोग भागकर भारत में शरण लेते हैं और फिर मजबूरन 3 दिसंबर 1971 को आजादी की इस जंग में भारत की एंट्री होती है और 13 दिन की लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी भारत की फोर्सेस के सामने ढाका में अपने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ सरेंडर करते हैं। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. पाकिस्तान गवर्नमेंट 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करती है और अवामी लीग ढाका में सत्ता संभाल लेती है, लेकिन अमन चैन का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चला और प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान तथा उनके पूरे परिवार की उनकी ही आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स द्वारा 15 अगस्त 1975 को धुन मंडी में उनके रेजिडेंस में हत्या कर दी जाती है, असैसिनेट कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जनरल जियाउर रहमान, जिन्होंने कू के जरिए 3 नवंबर 1975 को सत्ता हथियाई थी, उनकी 30 मई 1981 को हत्या कर दी जाती है। उनकी वाइफ बेगम खालिदा जिया अपने पति द्वारा बनाई गई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लीड करती हैं और 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती। चलिए अपने टॉपिक अवामी लीग पर वापस आते हैं। शेख हसीना 5 बार इलेक्शंस जीतती हैं, लेकिन जनवरी 2024 का जनरल इलेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इल्जाम लगाया जाता है कि शेख हसीना की सरकार ने अपोजिशन पर क्रैकडाउन करके उन्हें खामोश कर दिया और एक ऑथोरिटेरियन की तरह 2009 से बांग्लादेश को रूल किया। 2011 में इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया गया। मेन अपोजिशन पार्टी बीएनपी ने 2014 की तरह ही 2024 के इलेक्शंस का भी बॉयकॉट किया, क्योंकि उन्हें शेख हसीना से फ्री और फेयर इलेक्शंस की उम्मीद नहीं थी। सरकार যেভাবে একটা বিরোধী দলকে বাইরে রেখে তারা যেভাবে তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে তারা বৈধ করবার জন্য
তারা যে একটা নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করেছে। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले कहा कि वोटर टर्नआउट केवल 28% था, लेकिन इसको लेकर जब प्रोटेस्ट हुआ तो टर्नआउट का डेटा चेंज कर 40% कर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जनवरी 2024 के इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं थे। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार बांग्लादेश एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था। अब बांग्लादेश में एक तरह से राजशाही या डिक्टेटोरियल रूल चलने लगा, क्योंकि ज्यादातर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज पर या तो बैन लगा दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया। चुनाव में वोटर सुप्रेशन और इर्रेगुलरिटीज देखी गईं। आइए अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में कोटा सिस्टम की। 2018 तक बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 56% सिविल सर्विसेज जॉब्स को कोटा के तहत भरता था। मेरिट बेस्ड कंपटीशन के लिए केवल 44% ओपन सीट्स थीं। 56% कोटा का ब्रेकडाउन इस प्रकार था: फ्रीडम फाइटर्स एंड फैमिलीज 30%, वुमेन 10%, एथनिक माइनॉरिटीज 5%, डिस्ट्रिक्ट/ रीजनल कोटा 10% और पीपल विद डिसेबिलिटीज 1%। स्टूडेंट्स का मानना था कि कोटा का यह सिस्टम पॉलिटिकल लॉयल्टी को रिवॉर्ड करता था और मेरिटोक्रेसी के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं थी। अप्रैल 2018 में स्टूडेंट्स ने कोटा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया, जिसमें प्रोटेस्टर्स ने डिमांड करी कि टोटल 10% कोटा ही रखा जाना चाहिए या उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए। 4 अक्टूबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट जॉब से कोटा सिस्टम हटा दिया। हालांकि लोअर ग्रेड पोजीशंस में कोटा जारी रहा। मिड 2024 में हाईकोर्ट रूलिंग ने 2018 के फ्रीडम फाइटर कोटा कैंसिलेशन को इलीगल ठहरा दिया और गवर्नमेंट को 30% फ्रीडम फाइटर कोटा रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया। अवामी लीग को तो इसी बहाने का इंतजार था और फ्रीडम फाइटर कोटा को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया। स्टूडेंट्स को लगा जैसे यह उनके साथ एक बिट्रेयल था, एक विश्वासघात था और वो सड़क पर उतर आए। गवर्नमेंट ने जवाबी कार्रवाई में पुलिस क्रैकडाउन किया, अरेस्ट किए गए और इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को देखते हुए 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवररूल कर दिया और मेरिट बेस्ड कोटा को 44% से बढ़ाकर 93% कर दिया। फ्रीडम फाइटर कोटा को 30% से घटाकर 5% और एथनिक माइनॉरिटी 1% और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1% कोटा का ऑर्डर पास कर दिया गया। टेंशन से घिरी गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 को आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नए कोटा सिस्टम का गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा था। लोगों में अवामी लीग की गवर्नमेंट के खिलाफ इतना ज्यादा मिसट्रस्ट पैदा हो गया था कि उनको लगा कि यह केवल एक डिलेइंग टैक्टिक्स है और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद गवर्नमेंट दोबारा फ्रीडम फाइटर कोटा शुरू कर देगी। जुलाई 2024 की पुलिस कार्रवाई में सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौत हो गई, खासकर ढाका, चिटगांव, राजशाही और सिलट के इलाकों में, जिससे उनमें गुस्सा भर गया। अब स्टूडेंट्स को पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ साथ अपने मारे हुए कॉमरेड्स के लिए जस्टिस भी चाहिए था। अब उन्हें शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहिए था, एक पार्टी रूल का खात्मा चाहिए था, फ्री और केयरटेकर गवर्नमेंट के जरिए फेयर इलेक्शंस चाहिए था। आइए अब बात करते हैं अवामी लीग पार्टी की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। शेख हसीना ने 1996 से 2001 और 2009 से 2024 तक तकरीबन 20 साल तक बांग्लादेश पर राज किया। शेख हसीना की सरकार की मेन अचीवमेंट्स थी पद्मा ब्रिज, जिसका 2022 में इनॉग्रेशन किया गया। ढाका में मेट्रो रेल नेटवर्क का इनॉग्रेशन भी 2022 में किया गया। कर्नाफुली अंडर रिवर टनल इनका एक अचीवमेंट था। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन 5000 मेगावाट से बढ़कर 25000 मेगावाट हो गया। जीडीपी ग्रोथ 6 से 8% एनुअली और स्ट्रांग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बन गए। बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया। बांग्लादेश ने खुशियारा रिवर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2022 में इंडिया के साथ साइन किया
बांग्लादेश को खुशियारा रिवर से सिलहट की रहीमनगर कैनाल के जरिए गर्मियों में 153 क्यूसेक्स पानी लेना अलाउ किया गया। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ढाका में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जून 2015 में साइन हुआ, जिसके तहत भारत के 111 इनक्लेव्स जो कि तकरीबन 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को ट्रांसफर करी गई और 51 बांग्लादेशी इनक्लेव यानी कि तकरीबन 7,110 एकड़ जमीन भारत को ट्रांसफर करी गई। इस एग्रीमेंट से तकरीबन 36,000 इंडियन सिटीजन्स ने बांग्लादेश की नेशनैलिटी ले ली और तकरीबन 14,800 बांग्लादेशी सिटीजन्स ने भारत की नेशनैलिटी ले ली। आइए अब डिस्कस करते हैं अवामी लीग का बांग्लादेश की राजनीति में उसकी सत्ता में वापसी के क्या चांसेस हैं। फरवरी-मार्च 2025 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अवामी लीग को 14% सपोर्ट मिलता दिख रहा है, जबकि बीएनपी को 42%, जमाते इस्लामी को 32% और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी जो कि स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई थी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, को 5% सपोर्ट हासिल है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सैंपल सर्वे में केवल 10,696 वोटर्स को ही लिया गया था, इसलिए सर्वे की गारंटी ज्यादा रिलायबल नहीं है। मई 2025 में मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने एंटी टेररिज्म लॉज के तहत अवामी लीग की सभी एक्टिविटीज बैन कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। शेख हसीना खुद एग्जाइल में इंडिया में है और उनके सर पर 2024 के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में हुए क्रैकडाउन को लेकर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की तलवार लटक रही है। उन अवामी लीग के लीडर्स को अरेस्ट किया जा चुका है और कई लीडर्स डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। अवामी लीग की स्टूडेंट्स यूनियन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। अवामी लीग के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और उसके पार्टी ऑफिसेस को पब्लिक या स्टूडेंट्स ने वेंडलाइज कर दिया है। जनरल इलेक्शंस अप्रैल 2026 से पहले करा लिए जाएंगे, लेकिन उसमें अवामी लीग की कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों, कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये काल चक्र है जिसका कोई आदि कोई अंत नहीं है। आज जो आसमान की ऊंचाई छू रहा है, कल वो जरूर जमीन पर गिरेगा और आज जिसको हम मरा हुआ समझ रहे हैं, वो राख में से निकलकर पुनर्जीवित होगा और आसमान को छूने लगेगा। विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 1945 का जनरल इलेक्शन हार गए थे। 1951 में वो दोबारा री इलेक्ट हो गए और 1955 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद 1977 का जनरल इलेक्शन हारी थी, तब लोगों ने बोला था कि गाय भी गई और बछड़ा भी गया, लेकिन वो दोबारा जनवरी 1980 में वास्ट मेजोरिटी के साथ दिल्ली पर दोबारा राज करने लौट आईं। पाकिस्तान के नवाज शरीफ को 1999 में मिलिट्री कू द्वारा हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने दोबारा 2013 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते और 2017 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस अवामी लीग का इतिहास बांग्लादेश के लोगों की खुद की जिंदगी का इतिहास है, जिस पार्टी ने उन्हें पाकिस्तान से आजादी दिलाई है और जिस पार्टी के राज के समय उनके देश की जीडीपी 6 से 8% रही है, वह पार्टी आज भले ही डोरमेंट हो, लेकिन 3-4 साल में ही लोगों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स आने में देर नहीं लगती। पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। समय के साथ और परिस्थितियों के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स भी बदलते हैं। आज अगर बीएनपी की लहर है, तो हो सकता है कल अवामी लीग की लहर देखने को मिले और शेख हसीना हैज नॉट गिवन अप एज ऑफ नाउ।